पक्ष है हिंदी भाषा का स्त्री दृष्टि से विचार और दूसरा पक्ष है हिंदी व्याकरण का स्त्री दृष्टि से विचार। दोनों परस्पर संबद्ध हैं, एक पर दूसरा निर्भर है और दूसरे पर फिर पहला भी निर्भर है। यह द्वंद्वात्मक संबंध है दोनों में। भाषा को लेकर बात शुरू करने के पहले साहिर लुधियानवी का एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत है, उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। मर्दों ने बनाई जो रस्में, मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। अस्मत के बदले रोटी दी, अस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा। इसी में भाषा का जो लिंग भेदी चरित्र है सूत्र रूप में दिखाई हमें देता है। इसे हमने फिल्मी गानों के रूप में बहुत पढ़ा है, लेकिन इधर कुछ महीनों से इस रूप में मैं इस गीत को पढ़ रहा हूँ। इधर काफ़ी समय से मेरा अवलोकन इस दिशा में जा रहा है कि जिसे आम भाषा कहते हैं उस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। हम भाषा नहीं बोलते, वस्तुतः हम विभाषा बोलते हैं। विभाषा यानी डायलेक्ट। भाषा तो एक विभाषाओं के बीच की एक सार्वनिष्ठ परिकल्पना है। जैसे हम स्वनिम नहीं बोलते, स्वन बोलते हैं। रूपिम नहीं बोलते, रूप बोलते हैं। उसी तरह से हम भाषा नहीं बोलते, विभाषा बोलते हैं। और यह जो भाषा है, हमें ऐसा आभास होता है कि आम भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, लेकिन हिंदी एक नहीं है। दुनिया की कोई भाषा एक नहीं है। भाषा का सामाजिक समूहों के हिसाब से स्तरीकरण हुआ रहता है। यह स्तरीकरण दो स्तरों पर होता है। पहला भाषा की संरचना का एक पक्ष है शब्दावली वाला पक्ष, जिससे कथ्य संप्रेषित होते हैं, और दूसरा भाषा का जो व्याकरणिक पक्ष या संरचनात्मक पक्ष है, जिसे बहुत सारे भाषा विज्ञानी मूल पक्ष समझते हैं, और भाषा का मतलब वो व्याकरणिक पक्ष से ही लगाते हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और मगही, हिंदी और भोजपुरी दो अलग अलग भाषाएं इसलिए हैं क्योंकि उनकी व्याकरणिक संरचनाएं अलग अलग हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी आग्रह रहे हैं कि मगही, भोजपुरी आदि आदि को हिंदी की बोलियां कहा जाए। मैं उनके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि भाषा विज्ञान का तर्क यही है कि व्याकरण अलग तो भाषा अलग। लेकिन हिंदी को लेकर एक सामासिक रूप भी है, उससे भी मैं सहमत हूं। तो भाषा कहने से जिस जटिल संरचना का हमें पता चलता है, बोध होता है, वो दो स्तरों की संरचना है। एक तो हम जो बोल रहे हैं और एक जो मन में स्थित है। मन में स्थित जो है संरचना, उसमें भाषा का व्याकरण, भाषा की शब्दावली, भाषा के मुहावरे और भाषा के जो सामाजिक संदर्भ हैं आदि आदि जो कथ्य से जुड़े हैं, और उसके आधार पर हम भाषा बोलते हैं। हमारा प्रयास इस प्रस्तुति के द्वारा आपके सामने अपना यह विचार लाने का है कि ये जो हिंदी भाषा है, और ऐसी बहुत सारी भाषाएं होंगी, ये लिंग चरित्र रखती हैं। ये भाषाएं मतलब लिंगगत भेदभाव जो समाज में है, उनको भाषा ने अपने में पचाया है, संजोया है। और भाषा सिर्फ विचार अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। भाषा को इतना सरल रूप में समझने की आवश्यकता नहीं है। भाषा पूर्वग्रह जो समाज के होते हैं उनको अपने द्वारा अभिव्यक्त करती है, उन पूर्वग्रहों को मजबूत भी बनाती है। भाषा ही वह स्पेस है जिसमें जेंडर गत छद्म अस्मिताओं को रचा जाता है, क्योंकि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए भाषा ही सारे प्रपंचों की जड़ है। जितने प्रकार के हाशिए हमने अब तक रेखांकित किए हैं, उनमें सबसे बड़ा हाशिया स्त्री का है। इसमें शायद कोई विवाद नहीं है। और तमाम तरह के हाशियों पर बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन इस हाशिए पर काम हिंदी में भाषा के संदर्भ में अभी प्रारंभिक अवस्था में है। उसमें मैं कई सालों से थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं और कुछ सामने भी लाया है। उसी का ये अगला विकास पेपर है जो यहाँ संस्थान में रहकर मैंने कुछ इसमें नए विचार जोड़ते हुए, कुछ नए उदाहरण जोड़ते हुए तैयार किया है। उसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
संस्कृत का एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है परिभाषेन्दु शेखर। व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन उसका वाक्य देखिए, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्समम मन्यन्ते वैयाकरणा। व्याकरण के गुणधर्म को परिभाषित करने वाला यह वाक्य है जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इसका सामान्य अर्थ यह है कि व्याकरण रचना के प्रयास में वैयाकरण यदि आधी मात्रा की भी बचत कर लेता है तो उसे पुत्रोत्सव सा आनंद होता है। ये पुत्र शब्द जो है व्याकरण की सूत्रात्मकता के हिसाब से तो इस पंक्ति की तारीफ होनी चाहिए, यह सूक्ति वाक्य व्याकरण जगत का, लेकिन पुत्र शब्द है वो मेरे लिए समस्या है। पुत्रोत्सव का आनंद होता है यदि आधी मात्रा की बचत कर लेता है। यही वह मानसिकता है जो व्याकरण में छाई हुई है। और ये मानसिकता व्याकरण में कहां से आई? भाषा से आई। व्याकरण है क्या? व्याकरण के बारे में दो तरह की बातें कह सकते हैं कि भाषा की संरचना को विवेचित करके सामने लाने का प्रयत्न व्याकरण है, या पुस्तक के रूप में जो उसकी सिद्धि होती है वो व्याकरण है। लेकिन इससे भी एक गहरी बात है कि व्याकरण तो यहां होता है, व्याकरण चेतना में होता है, क्योंकि भाषा यहां चेतना में बैठी है, तभी तो हम भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। एक गांव में जा रहा था तो एक बच्ची एक दूसरे बच्ची को पीट रही थी और वो गाली गलौज कर रही थी, तो उसमें एक शब्द बोल रही थी, सारे शब्द तो नहीं बोल सकता लेकिन एक थोड़ा सा सभ्यता के अनुकूल है वो बोल रहा हूं, कुत्ती। कुत्ती कहा, मैंने ऐसे ही छेड़ा उसको जाके, कुत्ती मैंने भी शब्द बोला, तुरंत उसने कहा कुत्ता। मैंने समझा कि देखिए व्याकरण इसके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, स्त्रीलिंग और पुंलिंग का ज्ञान स्कूल में आकर थोड़े हुआ है, ये तो समाज ने जो भाषा उसके भीतर प्रविष्ट कराई है, भाषा प्रविष्ट होने का मतलब व्याकरण प्रविष्ट हुआ। तो व्याकरण से यहां आशय मेरा एक तो उस आंतरिक व्याकरण से है, दूसरा बाह्य व्याकरण जो कि पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करते हैं कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, पाणिनि या और भी वैयाकरण, तो दोनों है। तो ये जो पुत्रोत्सववादी मानसिकता है व्याकरण में प्रविष्ट हुई है। कैसे? हिंदी के यशस्वी एक वैयाकरण है, नाम है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन यशस्वी ग्रंथ है, 1958 में प्रकाशित हुआ। लिंग प्रकरण में एक उनका वाक्य है जो मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, उससे समझा जा सकता है कि किस तरह वैयाकरण जो भाषा का व्याकरण लिपिबद्ध करता है उसके भीतर पुत्रोत्सव वाली मानसिकता प्रविष्ट हुई रहती है। वाजपेयी जी का कथन है पृष्ठ संख्या 182 पर, आत्मा और परमात्मा ये दोनों ही शब्द जन प्रचलित हैं, परंतु एक स्त्री वर्ग में दूसरा पुम वर्ग में। क्या कारण है? कुछ होगा, शब्दों की अपनी गति होती है, संभव है अधीनता और स्वतंत्रता के कारण स्त्री पुरुष का वर्ग भेद जनता ने कर दिया हो। परमात्मा के अधीन आत्मा और आत्मा के अधीन देह, सो परमात्मा पुम वर्ग में रहा और उसके अधीन आत्मा स्त्री वर्ग में, देह भी स्त्री वर्ग में, इसीलिए कि आत्मा से संचालित है। स्त्री और पुरुष के लेकर जो सत्ता का समीकरण है, किस तरह वैयाकरण ने अपने भीतर स्वीकार कर लिया है, उस पर कोई प्रश्न नहीं है उनके भीतर। अगर प्रश्न होता तो इस तरह की भाषा में विवेचना नहीं होती। बाकी बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, लेकिन वैयाकरण व्याकरण को लिपिबद्ध करते समय समाज में जो प्रचलित लिंग भेदी मानसिकता है उससे अनायास ग्रस्त हो उठता है, जबकि दावे ये किए जाते हैं कि भाषा का व्याकरण एक वैज्ञानिक विवेचन है। वैज्ञानिक विवेचन में भी लिंग भेद या समाज के और स्तर भेद किस तरह से प्रविष्ट हुए रहते हैं। ये उदाहरण हिंदी के व्याकरण आप कोई भी उठाइए, राम पढ़ता है और सीता को लेके कोई घरेलू काम वाला उदाहरण दिया जाएगा। राम और सीता तो चलिए दैवी प्रतीक है, लेकिन अगर हम सामान्य नाम कुछ लें जैसे रमा पढ़ती है जैसे उदाहरण न के बराबर मिलेंगे। तो ये उदाहरण देने में वो मानसिकता कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। व्याकरण पर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, थोड़ा सा विषय को रोचक बनाने की दृष्टि से भाषा से कुछ उदाहरण निकालता हूं। यह जो भाषा है जिसको आम भाषा कहा जाता है, जो एक मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, उस भाषा के ही कुछ उदाहरण आपके सामने रख के यह प्रयास कर रहा हूं कि आप समझें कि कैसे ये भाषा आधी अधूरी है, आधी भाषा है। ये आधी भाषा नाम का एक मैं कॉलम भी लिखता हूं।
उसमें भाषा और स्त्री के संबंधों पर विचार होता है। भाषा का सबसे बड़ा अधूरापन है यही स्त्री के संदर्भ में। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, पूरी सभा बैठी हुई, इसमें स्त्री पुरुष दोनों हैं, आप क्या सोचते हैं, ये प्रयोग कह के और आग्रह करते हैं, दबाव बनाते हैं सभा पर कि उसमें स्त्रियां भी अपने को शामिल समझें। जब भाषा में दो रूप हैं तो स्त्रियां इस पुम वर्ग में ही क्यों शामिल समझें? आप क्या सोचती हैं, सभी काम चला सकते थे लेकिन नहीं चला सकते। वैसी सामाजिक अनुमति नहीं है, क्योंकि सभ्यता का व्याकरण इसके पक्ष में नहीं हो। सभ्यता का व्याकरण तो भाषा का व्याकरण बन गया है। स्त्री की जगह इस भाषा में बहुत कम, न के बराबर है, भी तो अपर्याप्त, और जो है भी वह भी संतोषजनक नहीं। भाषा में यही चीज मुझे दिखाई दे रही है। भाषा के केंद्र में है पुरुष। जैसे वाक्य के केंद्र में क्रिया होती है और क्रिया का सबसे प्रमुख जो संबद्ध तत्व है वो कर्ता होता है। स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है। ये परिभाषा है व्याकरण की। कर्तृत्व स्त्री को समाज के व्याकरण में ही नहीं मिला तो भाषा के व्याकरण में क्या मिलेगा? कुछ उदाहरणों से ये बात कहना चाहता हूं। इसका पूरी तरह अभाव नहीं है, लेकिन मैं बहुलता की बात कर रहा हूं। दशरथ के कौशल्या से एक बेटा हुआ। दशरथ के कौशल्या से एक बेटा हुआ, इस पर विचार कीजिए। और दूसरा इसी तरह का प्रयोग है, कौशल्या दशरथ के बच्चे की मां बनने वाली है। न जीव वैज्ञानिक दृष्टि से वाक्य सही है, न व्याकरणिक दृष्टि से। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से ही बच्चे के लिए जन्म देने की क्रिया है, उसके बाद लालन पालन का जो पूरा माहौल है, उसमें स्त्री की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण कर्तृत्व है, उसको कैसे ओझल कर दिया गया। दशरथ से कौशल्या पुत्र का जनन कर रही है। दशरथ साधन हो गए, लेकिन दशरथ को पूरा कर्तृत्व दे दिया कि दशरथ के कौशल्या से एक बेटा हुआ। बेटा दशरथ को हुआ लेकिन कौशल्या से हुआ। कौशल्या साधन कैसे बन गई? कौशल्या दशरथ के बच्चे की मां बनने वाली है। ये तो और समस्याग्रस्त है। के का प्रयोग, को का प्रयोग, इस तरह के परसर्गों का प्रयोग जहां भी होता है वो पूर्व सिद्धि की ओर होता है। को लगाया, इसका मतलब पहले से वो मौजूद है। मैं मकान को बनाता हूं, वाक्य गलत होगा। मकान मौजूद है, इसका मतलब फिर क्या बनाना? बनाने का मतलब रिपेयरिंग। बस मकान का अस्तित्व लाना, निर्मित करके वो मकान बनाना होगा, मकान को बनाना नहीं। बच्चा पहले से मौजूद है, तो दशरथ का बच्चा पहले से मौजूद है और कौशल्या उसकी मां बन रही है। अब इसका क्या अर्थ है? ये मामला किस तरह का है? सेरोगेसी का भी नहीं है। सीधा कर्तृत्व जो है प्रजनन क्रिया में स्त्री का, उसको ओझल कर दिया गया। और ये काम भाषा ने किया। भाषा लिंग भेद से ग्रस्त है। जब कुछ ऐसे भी भाषा में अवसर हैं जहां स्त्री को अकारण कर्तृत्व दे दिया गया। कैसे? ऐसे प्रसंग होते हैं स्त्री के लिए कुछ अपमानजनक, कुछ हीनता भाव वाले। वह विधवा हो गई, वह गर्भवती हो गई। बलात्कार प्रसंगों में भी गर्भवती होने की जो दुर्घटना है उसको लेके भी इस तरह की भाषा सामने आती है। लगता है कि स्त्री का इसमें स्वतंत्र कर्तृत्व जैसा कुछ है। विधवा हो गई, सर्दी लग गई, लू लग गई टाइप थोड़े है। और विधवा होना कोई घटना थोड़े है। वो तो विधवा आप मानते हैं उसको, बाकी उसकी जैविक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? उसको निरंतर शोक सूचक स्थितियों में आपने डाले रखने का एक नियम बना दिया है कि अपने एक बार जो उसके जीवन में दुर्घटना घटी है वो निरंतर प्रदर्शित करते रहे और शोक सूचक स्थितियों में सबको मतलब किसी न किसी तरह से शोकाकुल करते रहे। उसका धर्म तय किया गया। लड़की बरामद की गई। हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार भी इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ लोग इसका प्रतिवाद कहते हैं कि लड़का बरामद किया गया भी लिखा जाता है। दोनों गलत है। बरामद वस्तु किया जाता है या क्षुद्र चेतन कुत्ता बिल्ली आदि, इसके संबंध में। लड़की बरामद नहीं की गई, अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ाई गई। भाषा को कैसे आपने घुमा दिया।
जनसत्ता जैसा एक बेहतर अखबार इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। पितृसत्ता की स्याही में डूबी हुई कलम से लिखता है। मध्य प्रदेश की सरकार उधार के सिंदूर से सुहागिन बनना चाहती है। इस पर भी विचार कीजिएगा, उतना इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। हम जगत के कारण को किस रूप में लेते हैं सामान्यतः? हमारा एक सामान्य सा शब्द है परमपिता, और यह विवेक कहाँ गया कि जन्म देने में मां सक्षम है, पिता नहीं। पिता अधिक से अधिक कारण हो सकता है, बाह्य कारण, जैसे दूध को दही बनाने में जोड़न होता है। इस मुख्य कर्तृत्व को नकार के परम पिता, वैसे कह सकते हैं कि जगदम्बा की भी परंपरा रही है, लेकिन वो परंपरा दब गई, परम पिता की परंपरा हावी हो गई। और पुरुष और स्त्री पर भी बातें होती हैं। पुरुष शब्द पर जैसे दर्शन के आधिकारिक विद्वान बैठे हुए हैं, ये कुछ ज्यादा बताएंगे, लेकिन अपनी जानकारी मैं भी कुछ साझा कर देता हूं कि पुरुष शब्द पहल वैदिक साहित्य में किस अर्थ में आया था। एक विचार यह है कि यह शब्द जो आया था वो मर्द के लिए नहीं आया था, आत्मा के लिए आया था। लेकिन देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने लोकायत में थोड़ा प्रतिवाद किया है, कहा है कि नहीं, पुरुष सूक्त में पुरुष शब्द शुरू से ही मर्द का वाचक रहा है, शुरू से ही रहा है। लेकिन चाहे जो भी सच्चाई रही हो, दोनों में एक बात निकल के आती है कि पुरुष शब्द वर्तमान समय में मर्द का वाचक बन के बैठ गया है। हम पुरुष के आशयों को सार्वभौम बना दिए हैं भाषा में। सब आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सामाजिक सद्भाव के लिए तो बहुत बढ़िया नारा माना जाता है, लेकिन इसमें स्त्रियां कहाँ आई? स्त्रियों को तो सामाजिक सद्भाव में शामिल ही नहीं होना चाहिए। मम्मट ने लिखा कांता सम्मित उपदेश, काव्य का प्रयोजन काव्यम में शशे अर्थक कृत्य व्यवहार विदेशी वेतरक क्षते सद्या परिनिर्वृतय कांता सम्मित ते उपदेश युजे। कांता सम्मित उपदेश पर मेरा जोर है। कांता माने स्त्री, पत्नी या सुंदरी की तरह काव्य उपदेश देता है। इसका मतलब यह है कि काव्य का जो श्रोता वर्ग है उसमें स्त्री शामिल नहीं है, क्योंकि स्त्री को स्त्री की तरह उपदेश देने का क्या अर्थ है? पुरुष के लिए कांता सम्मित उपदेश शब्द है। एक वाकया है एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कि किसी ने वियोगी होगा, पहला कवि आह से उपजा होगा गान उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, ये सुनाया तो तुरंत विनोद में या गंभीरता से ही वियोगी शब्द का जो अर्थ लिया उस पर सोचिए कि भाषा का कैसे हम लोग पितृसत्तात्मक मानसिकता के अनुसार अर्थ लगा भी लेते हैं। वियोगी का मतलब लगाया कि पत्नी से विरहित पुरुष, और थोड़ा व्यंग्यात्मक गया तो कहा पत्नी पीड़ित, यानी कवि जब भी होगा तो पत्नी पीड़ित होगा, यानी पुरुष होगा। तो एक जागरूक श्रोता ने प्रतिवाद किया, इसका मतलब ये जो मैडमें बैठी हैं कवि नहीं हो सकती, ये कविता कर्म नहीं कर सकती। तो भाषा का जो भी ढांचा है एक तो पहले से ही लिंग भेद ग्रस्त है, ऊपर से हम अर्थ उसमें अपना भर के लिंग भेदी मानसिकता का परिचय देते हैं। निंदा, अपमान, अवमूल्यन की बहुत सारी लोकोक्तियां बना रखी हैं स्त्री के खिलाफ। तस्लीमा नसरीन ने औरत के हक में लिखा कि एक कहावत है वहाँ उनके यहाँ कि अभागे की गाय मरती है और भाग्यवान की बीवी। बलात्कार, यौन हिंसा को इज्जत लूटने की तरह अभी भी हम परिभाषित कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि इज्जत किसकी लूटी। जिसने बलात्कार कर्म किया उसकी इज्जत गई या जिसके साथ अपराध हुआ उसकी गई। ये पूरा ढांचा ही उल्टा बना रखा हम लोगों ने। सुकुमार सेन की एक किताब पढ़ी, भाषा और स्त्री भाषा, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से प्रकाशित है। उसमें उन्होंने एक चीज का जिक्र किया, हिंदी में इसकी चर्चा बहुत शुरुआती अवस्था में है, स्त्री भाषा की। जब भाषा इस तरह से स्त्री को लेकर अधूरेपन से ग्रस्त है तो सभ्यता में बहुत प्राचीन काल से स्त्रियों ने अपने छोटे से परिवेश में अपने लायक एक भाषा बना रखी है। इस भाषा को स्त्री भाषा कहते हैं। इसके लक्षण वो कुछ प्रस्तुत करते हैं, उस पर चर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लक्षण बता दे रहा हूं कि स्त्रियां किस तरह की भाषा बोलती हैं। स्त्रियां का मतलब ये नहीं है, ये उनका विचार हो सकता है या उस तरह का भाषा वैज्ञानिकों का, ये मेरा विचार नहीं है। मैं केवल प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि स्त्री भाषा नामक एक तत्व खोजा है भाषा और स्त्री भाषा पुस्तक में। ऐसे चिंतकों ने स्त्री की तुलना में स्त्री पुरुष की तुलना में ज़्यादा खामोश रहती है भाषा में
और कम से कम दखलंदाजी करती है, बातचीत में प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग की ओर होती है और भावनात्मक भाषा बोलती है ज़्यादा। ऐसे ऐसे कुछ लक्षण बता रखे हैं कि इन्हें स्त्री भाषा कहते हैं। इन लक्षणों को, स्त्री भाषा कोई अलग भाषा नहीं है, भाषा के भीतर ही स्त्रियों ने अपने छोटे से परिवेश में एक भाषा का रूप अपने ढंग से बना रखा है। कुछ भाषिक प्रवृत्तियों को कहते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हो सकता है स्त्रियों के जो पितृसत्ता की चौहदी है बहुत गहरी है, इसीलिए अपने छोटे से परिवेश में उन्होंने इस तरह की चीज़ें बना रखी हों, क्योंकि इसी में उनको काम चलाना है। जैसे हम भी अपने बॉस के तहत होते हैं, कभी तो झिझक भरी भाषा बोलते हैं। ये स्त्रियों के आनुवंशिक लक्षण नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। स्त्री भाषा जैसा तत्व पाया गया दुनिया में कई जगह पर, तो इस तरह के तत्व को उजागर किया। सुकुमार सेन ने अपनी किताब में इसका कुछ विवरण प्रस्तुत किया। इस स्त्री भाषा को हम असली स्त्रियों की भाषा नहीं कहते। ये जो भाषा का अधूरापन है स्त्रियों के लिए, इसको उन्हें दूर करना है। और उन्हें क्या, ये तो सभ्यता का सवाल है, ये स्त्री की जगह नहीं है भाषा में, उसको दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ स्त्रियों की थोड़े है। इस अधूरी भाषा में जो ज्ञान आपके सामने आ रहा है वो भी अधूरा होगा, क्योंकि माध्यम अगर दोषग्रस्त होता है तो जो चीज उसमें आ रहा हो उसमें भी कुछ काट छांट संभव है और होता ही है। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो इस भाषा के अधूरेपन को दूर करने का जो दायित्व है एक सामूहिक है, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर इसको दूर करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है, कैसे दूर करेंगे उस पर भी थोड़ी देर में आऊँगा। भाषा और व्याकरण को लेकर जब आते ही तो कुछ पॉइंट छूट जाएंगे, इसलिए पहले उनको सामने ला लूँ। एक तो लिंग विमर्श व्याकरण में जो होता है, पहले तो लिंग शब्द ही समस्या मूलक है। लिंग शब्द ही अगर इस तरह का कोटिकरण स्त्री करता है, करती है, जैसे प्रयोग हैं, इनको दो भागों में बांट के व्याकरण को व्याख्या देनी थी, तो उसने लिंग जैसे शब्द को क्यों चुना? लिंग का क्या अर्थ होता है? एक तो पुरुष यौनांग है, दूसरा अगर बहुत विस्तार करेंगे तो चिन्ह है। उसकी जगह योनि को क्यों नहीं बनाया गया पारिभाषिक शब्द? स्त्री योनि और पुम योनि यही होता, क्योंकि उसका बृहत्तर और जाति प्रजाति तक है। तो बृहत्तर शब्द को छोड़ के एक संकुचित शब्द को लिया गया। सबसे पहली समस्या तो यही है। और योगात्मक भाषाएं जो होती हैं दुनिया की, उनमें कई भाषाओं में स्त्री प्रत्यय जैसी चीजें हैं। जैसे लड़का से लड़की, ई बना, ई लगा के लड़का से लड़की। अंग्रेजी में भी होता है इस तरह का। पुम प्रत्यय कि पुमलिंग शब्द में कुछ मैंने स्त्रीलिंग शब्द में कुछ प्रत्यय जोड़ के उसको पुमलिंग बनाया जाए, ऐसे उदाहरण न के बराबर हैं। हालांकि एक दो हिंदी में मिल गए हैं। सुख की बात तो ये है कि एक 1919 में किताब आई थी, नाम था हिंदी कौमुदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। उसमें उन्होंने पहली बार हिंदी में पुम प्रत्यय खोजा था। कहा कि बहन में वही लगता है तो बहनोई बनता है, ननद में वही लगता है तो नंदोई बनता है। तो ये पुम प्रत्यय है। अंग्रेजी में भी एक आध शब्दों में विडो जोड़ी यार, विडोवर। तो ऐसी संभावना बहुत कम है। दुनिया की जो योगात्मक भाषाएं हैं उनमें से जितनी जानकारी है उसमें स्त्री प्रत्यय ही है। यह सिद्ध करता है कि भाषा में पुंलिंग शब्दों को प्राइमरी माना गया और स्त्रीलिंग शब्दों को सेकेंडरी। तो ये एक लिंग भेदी रूप है भाषा का। एक शेष का प्रकरण होता है व्याकरण में। जैसे बच्चे और बच्चियां दोनों खेल रहे हैं, तो हम आमतौर पर कहते हैं बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं में बच्चियां कैसे समाहित हैं, ये तो बताएं। अगर समाहित हैं तो बच्चियां खेल रही हैं में बच्चे क्यों नहीं समाहित हैं? कालिदास ने लिखा, रघुवंशम में वागर्था वो संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता पार्वती और शिव की मैं वंदना करता हूं, लेकिन शब्द है पितरौ। पितरौ में ही दोनों आ गया। क्यों आ गया? सवाल होना चाहिए। पितरौ में माता भी कैसे समाहित है? फिर मातरौ लिखते कालिदास। इतना ही नहीं, और भी लिंग भेद है उस पंक्ति में। देखिए आप ध्यान से कि ये पार्वती के बारे में आगे कहा, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती को पार्वती कहा और शिव को परमेश्वर कहा, मतलब शिव का भी तान लंबा ताना। विशेषण, विशेषण जो प्रसंग है हिंदी व्याकरण में, उसमें देखते हैं कि पुंलिंग विशेषण से स्त्रीलिंग का भी बोध हो जाता है। सुंदर लड़की, लेकिन सुंदरी लड़का नहीं होगा। लिंग की जहां अनिश्चितता होती है वहां भी पुंलिंग का ही प्रयोग होता है। जैसे कौन आ रहा है, कौन आ रही है से पता चल गया कि लिंग भेद
ये लिंग तो स्पष्ट है कि स्त्री आ रही है, केवल उसकी व्यक्तिगत पहचान हम जानना चाह रहे हैं कि कौन आ रही है, कौन आ रहा है। लिंग जहां पता है लेकिन लिंग की अविवक्षा है, यानी लिंग का हम बोध कराने के इच्छुक नहीं रहते, तो कहते हैं कोई आ रहा है। कोई आ रही है वहां भी नहीं, कोई आ रही है कहने से होगा कि उसका जो उसकी जो लिंगगत पहचान है स्पष्ट है। वाच्य के प्रकरण में जहां कर्ता और कर्म के प्रभाव से क्रिया मुक्त हो जाती है, जिसको भाव प्रयोग कहते हैं, कर्मवाच्य में भाव प्रयोग होता है और भाववाच्य में होता है, वहां भी पुंलिंग की सत्ता है। कैसे? सीता ने खाया, रमेश ने खाया, सब खाया। अव्यय, अव्यय हिंदी में लिंगहीन माने गए हैं, लेकिन हिंदी में पुंलिंग के रूप में वो सिद्ध होते हैं। और संस्कृत के व्याकरण कहेंगे कि अव्यय तो नपुंसक लिंग में होते हैं, उनके यहाँ नपुंसक लिंग था, हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं है, तो नपुंसक शब्द पर विचार कीजिए जो पुरुष नहीं हो। ये कौन सी बात हुई? नपुंसक शब्द ही अपने आप में कटघरे में खड़ा करने लायक है, जिसमें पुरुषत्व तो ना हो। अरे न पुरुष है न स्त्री है, वो लिंगहीन है, नपुंसक क्यों कह रहे हैं उसको? इसके बाद क्रियार्थक संज्ञाएं हिंदी में जो होती हैं वो पुंलिंग में गठित होती हैं। पढ़ना, पढ़ना अच्छा काम है, पढ़नी क्यों नहीं? ये कुछ सवाल रख रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। क्रियार्थक संज्ञाएं पुंलिंग होती हैं। खेलना अच्छा व्यायाम है, टहलना अच्छा व्यायाम है। समास में भी देखते हैं कि पुंलिंग की विजय यात्रा जारी है। कैसे? द्वंद्व समास है, राजा रानी आए, स्त्रीलिंग एक ही जगह होगा जहां दोनों पहले से स्त्रीलिंग हो। सीता गीता गई, एक भी उसमें पुरुष बैठ जाएगा सभा में, प्रभावी हो जाएगा। ये समाज का व्याकरण है। और हीनतर स्थितियों में, जिसको ऊनवाचक कहते हैं, पुंलिंग की विजय यात्रा वहां भी जारी है। डिब्बा, डिबिया, छोटा होगा तो डिबिया। पुल, पुलिया, स्त्री को हीनतर बना के वहां भी रखा गया। केवल अपवाद 2-3 मिले। संस्कृत में एक मिला कि अरण्य छोटे जंगल को कहते हैं और अरण्यानी बड़े जंगल को कहते हैं, अपवाद है। डोरा, डोरी, अपवाद है। रस, तो बाकी अपवाद नहीं है, बाकी ये परिभाषा चलती है। और एक चीज और, इस प्रकरण में हमें ये भी देखना चाहिए कि जो स्त्रीलिंग और पुंलिंग का जो जोड़ा मिलता है, जैसे चाचा चाची, मौसा मौसी, तो विचार ये करना चाहिए कि इसमें कौन पूर्व सिद्ध है, कौन उत्तर सिद्ध है। हम ये व्याख्या न दें कि मौसा शब्द पहले है, मौसी बाद में है। मौसा से मौसी नहीं बना है, चाचा से चाची बना है। चाचा पूर्व सिद्ध है, चाची उत्तर सिद्ध है। मौसी पहले होती है, तब मौसा, तो मौसी में आ प्रत्यय लगा के सिद्ध कीजिए मौसा। एक और बड़ी गड़बड़ी ये करते हैं हिंदी के शिक्षक कि स्त्रीलिंग और पुंलिंग को के युग्म को विपरीतार्थक में ढाल देते हैं, पुरुष उल्टा स्त्री। ये जो परस्पर निर्भरता या जो एक दूसरे के अनुपूरक होने का संबंध है, उसको उन्होंने विलोमता में ढाल दिया है। विलोमता तो संघर्षी होती है, ये परस्पर निर्भर संबंध है, एक दूसरे के अनुपूरक हैं, तो फिर विलोम से हटा दें इस तरह की चीजों को। ये गड़बड़ है। व्याकरण, ऐसा व्याकरण यदि होगा तो इस व्याकरण को हम पितृसत्तात्मक व्याकरण कहेंगे, और ये व्याकरण समाज में लिंग भेद को मजबूत बनाएगा। ऐसे व्याकरण से हमें परहेज करना चाहिए। ऐसा व्याकरण हमें बनाना चाहिए जिसमें लड़का और लड़की जो दोनों सहसिद्ध हैं, लड़का से लड़की बने, ये व्याख्या पुरुषवादी है। कहना चाहिए कि लड़का से लड़की बन सकता है और लड़की से लड़का भी बन सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, द्विमुखी व्युत्पत्ति प्रक्रिया। चाचा और चाची में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पूर्व सिद्ध है, एक उत्तर सिद्ध है, लेकिन लड़का लड़की तो दोनों सहसिद्ध हैं, उसमें इस तरह की बात हम क्यों करेंगे? तो एक ऐसे व्याकरण बनाने का प्रस्ताव मैंने रखा, आप लोगों के सामने है। और समय ज़्यादा हो रहा है, समेटता हूँ। वस्तुतः ये समस्या कहाँ से आती है? समाज से आती है। समाज का गठन पितृसत्तात्मक है, अभी भी बहुत मात्रा में है। और जब तक समाज में लिंग भेद दूर नहीं होगा तो भाषा में दूर नहीं होगा, और भाषा में दूर नहीं होगा तो व्याकरण में दूर नहीं होगा, क्योंकि भाषा का ही विवेचन है व्याकरण। एक प्रसिद्ध पंक्ति है, कहते हैं कि बहुत सम्मान है स्त्री का, तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूरा इस पर लंबे लंबे भाष्य किए गए। और प्रसाद जी जो आधुनिक युग के महाकवि हैं, उनकी पंक्ति नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसको भी बहुत महिमा मंडित किया गया। ये दोनों पंक्तियां समस्याग्रस्त हैं। कैसे? आप देखिए कि एक जगह उसे पूजा की वस्तु बना दिया गया,
और वास्तविक सम्मान उस पूरी मनुस्मृति में स्त्री का कहीं नहीं है। बिल्कुल निचला दर्जा दिया गया उस मनुस्मृति में। आप देखिए ध्यान से तो। और एक जगह गलती से लिख दिया तो पूजा के अर्थ को भी समझिए, आगे पीछे के प्रकरण को जोड़ के। और अगर पूजा को शुद्ध मानते हैं तो क्या पूजा की वस्तु है स्त्री? स्त्री को इंसान मानने वाली तमीज तो भाषा में या समाज में है ही नहीं। उसी पर एक पंक्ति मेरे मन में पैदा हुई, उस पंक्ति को साझा करता हूं। नारी को पूजा वस्तु मानना है प्रताड़ना जैसा ही, वह व्यक्ति पूर्ण नरसाही, तनमन प्रतिभोन्नति की हो राही। हर भोग उसे भी प्राप्य, न केवल रहे त्याग की मजबूरी। वह केवल श्रद्धा नहीं, न केवल मां बनकर ही है पूरी। अंत में समेटता हूं। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य ने कहा था कि पाणिनि में सिर खपाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भाषा को ठीक करने के पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। इसी को मैं उलट रहा हूं, क्योंकि मैं भाषा को बहुत बड़ी सत्ता मानता हूं। मनुष्य को ठीक करने के पहले उसकी लिंग भेदी भाषा को ठीक करना होगा। उसका रास्ता एक तो व्याकरण के विवेचन से जाएगा, लेकिन वैयाकरण असमर्थ है, वो बहुत ज्यादा कर नहीं सकता। भाषा का जो चिंतक है वो सोचे, लेकिन ये भी सेकेंडरी प्लेटफॉर्म है। प्राइमरी प्लेटफॉर्म है हम प्रयोक्ताओं का। हम ऐसी भाषा बोलने से परहेज करें जो लिंग भेदी भाषा हो और जिसमें पुरुष आशयों को सार्वभौम बना के प्रस्तुत कर दिया गया हो। कुछ